हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो दोस्तों, देरी ना करते हुए आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम करने वाले हैं 2022 का जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था उसका पेपर सॉल्व, है ना। इसके पहले मैंने 2 पेपर करवा दिए, 2024 का और 2023 का। हम लोग उल्टे चल रहे हैं, 24 का करा, 23 का, 22 का, 21 का, ऐसे कर करके हम 2014 तक के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। डेली आपको इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो 10 बजे अपलोड कर दिया जाता है। अगर आप चाहें इसमें ड्रेस ले रहे हैं और आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और जो इसके आंसर्स मैंने लगाए हैं, आयोग की जो है आंसर की है, वहाँ से मैंने देख करके टिक कर रहे हैं ना। तो आप लोग चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और अगर अभी इतना टाइम नहीं है तो आप इसको ही वीडियो देख करके ही अपना काम कर सकते हैं ना। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं सिनोवियल जोड़। आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है, तो कीट प्रतिरोध के लिए इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक होता है, विटामिन की, कौन सा, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, IIFM कहाँ स्थित है ना, भोपाल में स्थित है। एक वीडियो मैंने और भी बनाया है दोस्तों, उसको मैं अपलोड करूँगी, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी छोटी छोटी सी स्मॉल सी ट्रिक्स से कई सारी चीज़ें याद करवाई है ना। तो आप ज़रूर साथ में बने रहिए और ये वीडियोस देखते रहिए, काफ़ी हेल्प होने वाली है। और मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगी, हर वीडियो से मेरे 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जो 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, इकोटून कहलाता है। निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है, पश्चिमी घाट। वायु की गति का मापन किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग के लिए जिम्मेदार होता है ना, तो कैडमियम है वो, ठीक है। प्रदूषण वाला टॉपिक दे रखा है यूनिट 7 में, वहीं से पूछा गया था ये। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किन चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है, क्या है वो, FPO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष किसका संक्षिप्त रूप है ना, अभी भी पढ़ लेना इसको। क्या है, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक शिक्षा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। इसका जो है A फॉर आयुर्वेद है, Y फॉर आपका योग हो जाएगा, U फॉर आपका प्राकृतिक शिक्षा, सॉरी Y फॉर आपका हो जाएगा योग और प्राकृतिक शिक्षा, और U से हो जाएगा यूनानी, S से आपका हो जाएगा सिद्ध, और H से हो जाएगा आपका होम्योपैथी, ठीक है। ये याद रखना आयुष का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका बुरहानपुर है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके हिसाब से आपका जो है बुरहानपुर सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जो वर्तमान में है कपास के लिए कौन सा जिला फेमस है, आपका खरगोन, और केले के लिए बुरहानपुर। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है, 1,000 प्रति माह, ठीक है। कितनी दी जाती है, 1,000 प्रति माह दी जाती है। निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खूटिया पटेल के रूप में संशोधित किया जाता है ना। ये जनजाति वाली यूनिट का क्वेश्चन मान के चल सकते हैं आप। खूटिया पटेल किसको बोलते हैं, सहरिया। सहरिया जो जनजाति है इसके अंदर आपको मिलेंगे देखने को खूटिया पटेल, है ना। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो डिंडोरी है। अभी यूनिट 10 के लिए मैं एक बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल सी बहुत छोटी सी वीडियो लेके आने वाली हूँ, और वो आप सभी के लिए बहुत मतलब बोल सकते हैं कि आपके सभी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है, क्योंकि मैंने पूरी बुक को उसके पढ़ा है, यूनिट 10 के एक एक टॉपिक्स को पढ़ा है और उसको
शॉर्ट किया है कि जो मेन चीज़ें हैं वही मैंने करी है, और अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे तो मैं उन्हीं शॉर्ट नोट्स के साथ एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ, है ना। तो उसको ज़रूर देखना, आपकी यूनिट 10 में काफ़ी हेल्प मिलेगी उसको देख करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी है ना। ये डिंडोरी वाला तो याद ही कर लेना, और एग्जाम में देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल। मैंने जो क्लास करवाई उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ना। महिला राज्यपाल किसको बनाएंगे? सबसे पहली जो सरल हो, है ना, यही याद हो जाएगा आपको ये। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है ना, तो 1000। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं ना, आपका ये जो पंचायत वाला टॉपिक है यूनिट 5 में, वहाँ से है ये क्वेश्चन। और ये मैं बिल्कुल जो बिगनर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने बनाई है। बाकी लोग 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका लेवल तो बहुत अच्छा हो चुका होगा अभी तक, है ना। तो ये बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, है ना। मैं चाहती हूँ कि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिले, है ना। जो मुझे आता है मैं दूसरों तक डिलीवर करना चाहती हूँ बस, और कुछ मेरा इसको लेकर के कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है मेरा, है ना। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया गया है? 3 बार। और मुझे भी ये ऐसे करते हुए मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी के साथ पढ़ रही हूँ, और जो है और तैयारी मेरी बेहतर हो रही है, आप लोगों का साथ है तो, है ना। और आप लोगों को भी बहुत हेल्प मिल रही होगी इन वीडियोस से, मिल रही है या नहीं मिल रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है ना। तो मुख्यमंत्री अगर नहीं है आपके विधानसभा में तो कौन अध्यक्षता करेगा उनकी जगह? तो जो भी वो निर्दिष्टित नाम दे के जाएंगे मंत्री का, वो ही जो है अध्यक्षता करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल थे हमारे एमपी के पहले मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितनी अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? है ना, तो 5 अशासकीय सदस्य यहाँ पर हो सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए, है ना। कथन दे रखे हैं, उनका विश्लेषण करना है, और आपको ये वाली लाइन पे फोकस करना है कि पूछ क्या रहा है ना। यहाँ पे बहुत बार दे देता है कि क्या सही है और क्या गलत, मतलब कौन सा रॉन्ग है, ऐसा भी बोल देता कौन सा सही नहीं है, और हम पढ़ लेते कौन सा सही है, तो सही वाले को सही कर देंगे तो हम गलत हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है। तो क्या बोल रहा है ये, मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। सेकंड बोल रहा है, आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? आयोग ने दोनों माना है। अगर किसी ने सी लगाया होगा तो उसका भी सही, डी लगाया होगा उसका भी सही, मतलब ये दोनों ही सही है। ठीक है, ए फर्स्ट भी और सेकंड भी। क्या बोल रहा है, कथन ए कथन 2 की सही व्याख्या करता है और दोनों कथन सत्य है ना, 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है ना। तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल जो है 315। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ निर्दिष्टित है, विनिर्दिष्ट है? तो आपकी जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ भी पढ़ लेना है आपको, हर बार क्वेश्चन आता है अनुसूची से भी। संविधान संशोधन अनुसूची से भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन आ जाता है क्वेश्चन ना। तो ये जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं यूनिट 5 के आपके, जिनको आपको पढ़ना ही है ना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो ये जो है आपका डिलीट कर दिया आयोग ने क्वेश्चन, क्योंकि कोई 1 फरवरी बोलता है, कोई 15 फरवरी बोलता है ना। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है यहाँ पर, है ना। तो आयोग ने इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया है।
कार्य करना कब से प्रारंभ किया था और अस्तित्व में कब आया। मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, और जो है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे, चीज़ों को लेकर डिलीट कर दिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, है ना, अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। और अध्यक्ष कौन होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो के संथानम समिति, है ना, सतर्कता संथानम। निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? तो राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का जो सदस्य है वो नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? तो आर्टिकल 338 सभी लोग जानते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है ना? तो रोम, इटली। अगला क्वेश्चन है, 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो विद्युत मंत्रालय से जो है ये संबंधित है। ये अभी भी आ रही है सौभाग्य योजना, बार बार पूछ रहा है वो, ठीक है। अभी MPPSC आयोग द्वारा जितनी भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाई जा रही है, बहुत सारी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं वहाँ से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे देखने को मिलते हैं। तो ये आप इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये नोट डाउन कर लो, सौभाग्य योजना पढ़ लेना। वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। वर्तमान में कौन है? ये 2023 का बोल रहा है ना। पुराने पेपर है तो कुछ करंट के क्वेश्चंस भी आज आ जाते हैं उसमें बीच में, तो आपको उसको इतना ज़्यादा वो लोड नहीं लेना है। अभी वर्तमान 2024 और 25 के परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ें। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, है ना। कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, है ना, 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था, है ना। अभी ये दे देगा AF इंडेक्स दे देगा ये, है ना। AF इंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान कौन था? तो पुणे था ये, है ना। इस तरह से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, फुल फॉर्म पूछ लेता कभी तो। MP में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस संस्थान पर आयोजित किया गया था? तो वो आपका इंदौर में किया गया था। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो क्वांटम प्रयोगशाला कहाँ है? आपके महू, इंदौर में, है ना। 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। महू का वर्तमान में नाम क्या हो गया है? कमेंट करके आप बताएंगे हमें। निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित है पूछा है ना। तो रंगास्वामी कप पोलो के लिए दिया जाता है, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट के लिए दी जाती है, यादविंद्र कप हॉकी के लिए, रोवर्स कप फुटबॉल के लिए, है ना। तो आपका 2 वाला सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। रंगस्वामी कप जो है वो पोलो के लिए नहीं दी जाता है, बाकी ये 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था? तो लियोनेल मेसी। हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो रोमेश पठानिया। वर्तमान में किसको प्रदान किया गया है वो आप जरूर देख लेना। देश की सीमाओं से परे ई-कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? तो विश्वव्यापी पहुंच इसके लिए सक्षम है ना। आपके यूनिट 9 का क्वेश्चन है ये, ई गवर्नेंस से। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फ़ायदा नहीं है ना। रोबोट का फ़ायदा नहीं पूछा है यहाँ पे, फ़ायदा है वो नहीं पूछा है, ये चीज़ ध्यान रखना। वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, है ना। तो ये इसका फ़ायदा नहीं है। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? तो सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, ये इसका अनुकूलन है। अगला क्वेश्चन है अपना, साइबर सुरक्षा की विशेषता क्या है? तो ये सभी जो है साइबर
सिक्योरिटी की जो है विशेषता है, अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा और खतरे की रोकथाम। उपरोक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? तो तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक बोला जाता है? तो जॉन मैकार्थी को। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं अपन। यहाँ पे ये आया है यूनिट 9 में, अभी भी पिछले साल पूछा हुआ था ये, है ना, एआई का जनक। या फिर अभी जो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं उसमें कहीं तो देखा था मैंने इस प्रश्न को, है ना। तो ये पूछ रहा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। जॉन मैकार्थी को। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? तो कॉर्टेसा। ऐसे आ जाता है, एलेक्सा, कॉर्टाना, सीरी, कॉर्टेसा, ऐसे दे देता है और पूछता है फिर कि ये क्या है क्या है क्या नहीं है, है ना। तो 3 तो आपको एक जैसी सीरीज के दे देगा और एक कोई सा डिफरेंट दे देगा, उसको आपको निकालना रहेगा, वही आपका आंसर है। निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? तो आपका टनल डायोड है। क्या है आपका? टनल डायोड। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती? तो अशुद्धि अंतःक्षेप। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है? तो आपका हो जाएगा क्षमता। अगला क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हो गए अपने, 50 और बचे अभी। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? किस राज्य में सर्वाधिक थी जनगणना से क्वेश्चन है ये, है ना। तो जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ थी सर्वाधिक? मेघालय। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? बांग्लादेश से। अपने को ऐसे क्वेश्चन में नहीं जाना है, अभी हटा दिया है, हमारा सिलेबस चेंज हो गया है। 2022 का जो सिलेबस था उसके हिसाब से प्रश्न पत्र आया था, है ना। अभी हमारा चेंज हो चुका है, तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं है मेंशन, नहीं पढ़ना है हमको, है ना। ये पेपर हम जो कर रहे हैं इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें ये भी यहाँ से पता लगेगी क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। वर्ष 2011 छोड़ना मीन्स ये कि जो हमारे काम का नहीं है, स्मार्ट खेलना है आपको, तभी सिलेक्शन होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? है ना, कहाँ पर सर्वाधिक है? तो मिज़ोरम में। जो दे रखे है उसमें से सर्वाधिक कहाँ है? मिज़ोरम में। और अगर ऐसा देखा जाए तो कहाँ पर है? महिला पुरुष सभी की साक्षरता ओवरऑल आपके केरल में। भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड और ओडिशा में है ना। तो ये इतना 80% नहीं है, 80% से कम है। वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो कौन सा था वो? गुजरात। रैंकिंग पढ़ लेना है आपको, अभी नवीनतम जो आंकड़े आए हैं उससे रैंकिंग पढ़ लेना है। आर्थिक सर्वेक्षण, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अगर आपने ये दो चीज़ें, एक तो वन रिपोर्ट, एक आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, ये 3 चीज़ें पढ़ लेना तो 6 मिनट के बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है। सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? तो ये सभी जानते हैं, तटीय ज्वारीय वन है। अगला है 90 ईस्ट रीज, 90 डिग्री पूर्व रीज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो ये आपके हिंद महासागर में स्थित है। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंडलॉक्ड देश नहीं है? तो आपका थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे डेट पूछ ली है आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो आपका कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिलीट कर दिया आयोग ने, है ना, एग्जैक्ट डेट नहीं है इसके अंदर। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। बहुत फेमस लाइन्स है ये, किसकी है? कबीर की है ना। पोथी पढ़ जग मुआ, याद कर लेना, मेंस में काम आने वाली है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई,
ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। कबीर, कबीर का संबंध कहाँ से रहा है, कमेंट करके बताएं मुझे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1336 AD में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से जानी जाती थी, तीन कठिया पद्धति। परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी, किस राज्य में, महाराष्ट्र में, और किसके द्वारा की गई थी, आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़। अगला क्वेश्चन है, तहकीक हिंद किताब के लेखक कौन है, तो अल बरूनी है। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। परंपरा के अनुसार अलवारों और नयनारों की संख्या कितनी होती है, तो अलवारों और नयनारों की संख्या कितनी होती है आपकी 12 और 63। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे, सिद्धो। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं जो है स्थित नहीं है, नहीं पूछा है ना, एक ऑप्शन पढ़ के उसी को राइट मत कर देना, यहाँ पे बोल रहा है नहीं है, तो कहाँ पर नहीं है बौद्ध गुफाएं स्थित, आपके अजंता, ये जो सांची दे रखा है ये तो गलत है, इसका सांची में नहीं है क्या, सांची में हाँ गुफाएं, सॉरी वो बौद्ध स्तूप है ना, सांची से ये मत समझ लेना क्या गुफाएं, सांची में बौद्ध स्तूप है, गुफाएं नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये बलसार और सांची दोनों ही जो है आपका सही हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है। अजंता और बाकी जो है वहाँ पर आपको ये जो गुफाएं हैं किससे संबंधित है, ये बौद्ध से, बौद्ध धर्म से। मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, है ना। बागेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, हाँ सही बात है। लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी सही है आपका, ये वाला भी सही है। और कौन सा, उर्वरता की बात करें तो उर्वरता जो सब सर्वाधिक होती है वो किस में होती है, वो तो ब्लैक सॉइल में होती है, जो कि आपके मालवा के पठार और पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है ना। इसीलिए आपके मैं पहले भी जो वीडियोस बनाए उसमें भी मैंने बताया और आज फिर से बता देती हूँ कि जब मिट्टी पढ़ें तो उसकी विशेषताएं जरूर पढ़ें, उसकी लोकेशन पढ़ें कि किस भौगोलिक क्षेत्र में वो पाई जाती है। आपका मिट्टी का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, बस इतना सा करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों में से मैग्नीज के बड़े भंडार किसमें है, तो आपके बालाघाट और छिंदवाड़ा आपका जो बेल्ट है वहाँ पर है ना, तो सर्वाधिक आपका हो जाएगा बालाघाट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एमपी की जलवायु के संबंध में सही नहीं है, नहीं पूछा है, तो ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, ऐसा बोल रहा है ये, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तापमान अधिक रहता है वहाँ पर। शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है ना। जैसे अपन एमपी का, तो ये एमपी का अपन ने नक्शा बनाया, तो दक्षिण पूर्वी एरिया कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला है ना, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर बोल रहा है अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्ति करता है, तो हाँ सही है, सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे, बहुत अधिक वर्षा होती है। उसके बाद शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान जो है, मतलब यहाँ का बोल रहा है, तुलना में कम हो जाता है। ये जो दक्षिणी भाग है यहाँ की तुलना में यहाँ का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है, तो ये तीन सही है और एक ये जो है ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, मैं एक एक वीडियो डेली थोड़ा सा जो है रिवीजन के लिए कुछ टॉपिक्स की भी डाल रही हूँ, तो आप चाहें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि वो जो वीडियोस हैं वो जो टॉपिक्स मैं डाल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसको स्किप मत करना प्लीज़। अगर आपके पास टाइम हो अपनी स्पीड बढ़ा लेना, टाइम नहीं हो तो प्लीज़ डबल स्पीड करके 2x में करके उसको देख लेना। इस वीडियो को भी जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कम से कम आपके सामने से क्वेश्चन गुजर जाए, जिससे भी बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा, है ना। तो फटाफट देखना, लेकिन देखना है ज़रूर हमको, है ना। बहुत फ़ायदे वाली क्लासेस होने वाली है ये, मैं बहुत सोच समझ करके ये चीज़ें लेकर आई हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन है, बीना नदी, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है, तो बीना किसकी सहायक है, बेतवा की। अभी केन बेतवा लिंक परियोजना बहुत चर्चा में रही है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ लेना। और चंद्रयान, जो मिशन चंद्रयान 3 था ना अपना, तो उसको भी पढ़ लेना, पिछली बार नहीं पूछा था इस बार पूछ लेगा।
अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी दर्रा बनाई है? तो आपकी नर्मदा ने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? मंडला। भौतिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले को वन क्षेत्र सर्वाधिक है? किस जिले का सर्वाधिक है वन क्षेत्र? वन रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आंसर कर पाएंगे, है ना। तो क्या है? श्योपुर। आपका उज्जैन का तो बहुत कम है, इंदौर, रतलाम में सभी का कम है, ठीक है। किसका है? श्योपुर का। सिंचाई साधन पूछ रहे हैं, है ना, कौन सा है? तो कुएं और ट्यूबवेल। कुएं और ट्यूबवेल से जो है सर्वाधिक सिंचाई किस एरिया में की जाती है? मध्य प्रदेश की। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपका भी रिवीजन होता रहेगा और मेरा भी, आपका भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है ना। तीसरा स्थान बता रहा है ये एमपी का, तो तीसरा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी, मतलब जो सिंचाई परियोजनाएं दे रखी है उनके जिला दे रखा है, उसमें से गलत कौन सा है वो हमको सेलेक्ट करना है। तो सूक्ता बैतूल बता रहा है जो कि गलत है। बारना रायसेन में है, कोलार सीहोर में है, पुनासा खंडवा में। अगला है भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आपके किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो आर्टिकल आपका 72। राज्यपाल का किस आर्टिकल में दे रखा है क्षमादान की शक्ति? कमेंट करिए प्लीज़। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे हैं? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। ये कथन जो स्टेटमेंट है ये जवाहरलाल नेहरू जी का है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के महाभियोग, राष्ट्रपति पढ़ लेना बिल्कुल एक एक आर्टिकल इसके, है ना। तो आर्टिकल आपका 61 है। राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जा सकता है ना, वो प्रोसेस भी पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा जो है ये लाभ है ना। किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1949। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? तो आपका आर्टिकल आपके हो जाएंगे 222। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1940। बहुत ही मतलब यूनिट 5 में आपका जो टॉपिक फर्स्ट दे रखा है संविधान सभा, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, है ना। मेन हेडिंग ही अपने जो यूनिट की है वो यही है ना, भारत और आपके मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। और सबसे पहले अगर पढ़ेंगे तो संविधान सभा, संविधान, अनुसूचियाँ, अनुच्छेद तो पक्के होने चाहिए, तो ही यूनिट 5 जो है वहाँ से आप स्कोर कर पाओगे। और इतनी मतलब पॉइंट टू पॉइंट है ये, इसमें कुछ भी कहानी नहीं है, बस पढ़ा और फैक्ट पढ़ा, याद करा। भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करता है मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 10 क्वेश्चन और बचे हैं अपने। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? ये M.K. गांधी हमारे। निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह बारासिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका ये जो है
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति कहाँ है? अभी इसके पहले भी आया था ये क्वेश्चन। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछता है कहाँ है ये? मंडला में। कान्हा को देख के गोपियों का मंडोला, ऐसे करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस याद करवाए हैं। आप वो वाला वीडियो मेरा ज़रूर देखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? ढोकरा कला पूछिए यहाँ पे, है ना? किस जनजाति के द्वारा की जाती है ये? बताना मुझे कमेंट करके। यह कला बैतूल की भारे व आदिवासी समुदाय से संबंधित है ना? यही आंसर मिल गया। यह एक अलोह धातु ढलाई कला है, ये भी सही है। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, सभी कथन सही है ना? तो ये जो 2 है ये सही नहीं है, ठीक है? ये सही है कि एक अलोह धातु ढलाई कला और भरेवा आदिवासी समुदाय के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बौद्ध वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन किया गया है? तो ये सांची स्तूप। इसका निर्माण किसने करवाया था? कमेंट कीजिए प्लीज़। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? इंदौर से है। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव एवं उनकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? तो वो थे आपके अलबरूनी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तुलसी शोध संस्थान भोपाल में है, ये गलत है, ठीक है? अगला अपना पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक रहे हैं? तो लोकमत पूछ रहा है, लोकमत संग्रहालय, लोकमत योजना, ऐसे करके मतलब बहुत सारे आ रहे हैं क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अभी के लिए याद रखो, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जो है वो किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक रहे हैं? तो लोकमत के। आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो गौण चित्रकला से रहा है। धर्म राजेश्वर स्मारक, ये भी पूछा गया था। धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? दशपुर। और दशपुर किसका नाम है? वर्तमान में क्या नाम है इसका? मंदसौर का, ठीक है? तो अपने क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर डन। 100 क्वेश्चन आज भी कर लिया हमने, हमारा टारगेट हो गया, है ना? तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में 2021 के पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, है ना? और मोटिवेटेड रहिए। और आखिरी दिनों में ऐसा लगता है, हर किसी के साथ होता है कि हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, ऐसा फील आ रहा है जैसे जैसे परीक्षा जो है आपकी नज़दीक आएगी, आपकी जो है घबराहट बढ़ेगी, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं आ रहा है, सब स्किप हो रहा है, मैं ये छूट गया, वो छूट गया, ये पढ़ना था, वो पढ़ना था। बिल्कुल नहीं सोचना है हमको, बिल्कुल हमको शांत रहना है, अपने माइंड को शांत रखना है और 16 तारीख के लिए, 16 फरवरी के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करना है। तो ये जो मैं सीरीज़ आपको दे रही हूँ फ्री में, है ना, जहाँ आपका टाइम भी बच जाएगा, डाउनलोड करना, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना, ऐसा करना वैसा करना, सेव करके रखना, तो बहुत सारी चीज़ों में आपका ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना आप इधर उधर स्क्रॉल करने में निकाल देते हो, तो उससे अच्छा है कि आप ये क्लासेस देख लो, आपका फ़ायदा हो जाएगा। और ये करेक्ट मैं 10 बजे इसलिए दे रही हूँ कि जो एग्ज़ाम का अपना टाइम होता है 10 बजे का होता है। अगर आपका माइंड इसी टाइम पे ये चीज़ें सॉल्व करेगा तो आपका जो है काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन रहने वाला है 16 फरवरी को। तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि बस पढ़े जा रहे बस पढ़े जा रहे, हमको क्वेश्चंस भी लगाना है। और क्वेश्चंस लगाने बैठने के लिए बिल्कुल ऐसा कि हम एग्ज़ाम में जो है पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह के माइंडसेट के साथ आप रोज़ बैठिए और रोज़ पेपर सॉल्व करिए। और ये जो है ये आयोग का पैटर्न है और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो की ये सीरीज़ PYQs की अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जिनको रिक्वायरमेंट है उनके साथ शेयर ज़रूर करिए। और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो वो मैं कंटिन्यू लाती रहूँगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को